ठंड में गरीब बहू का बेघर ससुराल। सिंघाड़ा ले लो, मीठे मीठे सिंघाड़े ले लो, सस्ते मीठे सिंघाड़े ले लो। अरे रे, बाप रे बाप, कितनी बर्फीली हवा बह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का खून जम जाएगा। रम 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 रम। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था, मानो पूरी धरती ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। उस कड़ाके की ठंड में भी गरीब चंदर ठेला लिए सिंघाड़े बेचने निकला था। इतनी ठंड में भी उस गरीब के तन पर एक स्वेटर तक नहीं था। परिवार में बूढ़े माँ बाप, सुखिया, लखपत, 2 बहू और 2 बच्चे थे, जिनका खर्चा चलाना एक अकेले चंदर के लिए बड़ा कठिन था। आधा दिन बीत गया, अभी तक भी सिंघाड़ा नहीं बिका। एक काम करता हूँ, बाजार के बाहर ठेला लगा लेता हूँ। चंदर अपना ठेला लेकर बाजार के बाहर खड़ा हो जाता है और ठंड इतनी थी कि उसके हाथ पांव थर-थर कांप रहे थे। इतने में एक पुलिस वाला आकर उस पर लाठी चला देता है। हे राम! क्यों बे साले, तुझे पता नहीं बाजार के बाहर रेडी लगाना मना है? साहब जी, घर पर मेरा पूरा परिवार भूखा बैठा है, वो मेरी राह देख रहे होंगे। मैं थोड़ा बहुत सिंघाड़ा बेचकर यहाँ से चला जाऊंगा। पुलिस वाला उस गरीब पर जरा भी दया नहीं दिखाता और उसका ठेला पलट देता है। आप बेच ले सिंघाड़ा। चलो रे, रेडी उठा ले, चलो इसकी। अरे सब बर्बाद हो गया। पाई पाई करके मैंने पूंजी लगाकर ये ठेला शुरू किया था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? हे भगवान! अपनी गरीबी, लाचारी पर चंदर फूट फूट कर रोता है और खाली हाथ घर लौटता है, जहाँ मकान मालिक जोगिंदर, सुखिया और लखपत को गालियाँ दे रहा होता है। फिर भी बूढ़ा लखपत हाथ जोड़े हुआ था। दया कीजिए मालिक, इस तरह से लोगों के बीच हमारी इज्जत मत उतारिए। तुम गरीबों को इज्जत रास कहाँ आती है? माँ, पिताजी आ गए। आओ आओ सेठ जी भाई। देख चंदर, तू अभी के अभी मुझे 6 महीना के किराया दे दे, वरना घर खाली कर। मालिक, मैं और मेरा परिवार कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपका किराया चुका दूंगा। जुगाड़ में लगा हूं, मगर ठंड की वजह से काम धाम नहीं है। बस ये दुखड़ा नहीं सुनना मुझे। फेंको ने इनका सामान घर से बाहर। एक ही झटके में चंदर का परिवार बेघर होकर सड़क पर आ जाता है और बूढ़ा लखपत एक पैर से कुपोषित था, वह चल फिर नहीं सकता था। भाऊजी, आप मेरे कंधे पर आ जाइए। सुधा, तुम निंकू गुड़िया को ले लो। चंदर अपने पिता को कंधे पर उठा लेता है और सभी सड़क पर चलने लगते हैं, मगर ठंड इतनी थी कि सभी का रोम रोम कांप उठा। सुखिया की छोटी बहू गहना इन दिनों गर्भवती थी। कुछ दूर के बाद ही चंदर की हिम्मत जवाब देने लगी। बेटा, मुझे नीचे उतार दे। आखिर कब तक तू मुझ बूढ़े का बोझ कंधे पर ढोएगा? चंदर ने इधर उधर कहीं से एक लाठी उठाकर लखपत को थमा दी। देखते देखते दिन बीत गया और रात होते ही एकदम से ठंड बढ़ गई। बच्चों के दांत बजने लगे, उनकी आंखों में आंसू भर आए। माँ, दादी माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ किसी ठंड है, चलो ना। देखो, दादी को भी ठंड लग रही है, उनका तो बाबू होने वाला है। सुधा दीदी, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। मेरा हाथ पांव सूज गया है, बहुत ठंड लग रही है। 9वां महीना लग गया है बहू तुझे। ऐसे में तुझे रजाई की गर्माहट में रहना चाहिए था, मगर हमारे साथ तू भी दर दर को ठोकर खा रही है। भगवान, हम गरीबों को ये कैसे दुख भरे दिन दिखा रहा है। एक काम करते हैं, आज यहीं रुक जाते हैं, जब तक कि कोई दूजा ठिकाना नहीं मिलता। अरे बड़ी ठंड है। सभी रात भर वही रहते हैं और सारी रात आसमान से ओले गिरते हैं। जाड़ा इतना बढ़ गया कि जानवरों तक की रूह भी कांप उठी। उस सुनसान सड़क पर सारी रात कुत्ते भौंकते जाते। ऐसे में सुखिया, लखपत, सुधा और बाकी किसी की आंखों में भी नींद नहीं थी। जैसे तैसे सुबह हो गई और मुनिया ने रुहासे भाव से कहा, माँ, पिताजी, बहुत ठंड लग रही है, भूख भी लग रही है, खाना खाना है। खाना? बिटिया, अभी हम गरीब बेघरों को ठिकाना ही नहीं मिला तो खाना कहाँ से लाऊं? अक्सर औलाद की भूख माँ बाप से भीख तक मंगवा देती है। चंदर ने सारी लाज छोड़कर फुटपाथ पर पड़ा कटोरा उठाया और भीख मांगने लगा, पर किसी ने उसे भीख तक नहीं दी। शाम हो गई। 2 दिनों से ठंड और भूख की मार झेलते हुए सभी का चेहरा सूख गया। माँ, भूख सही नहीं जा रही, पेट में भी दर्द हो रहा है। हाँ माँ, बहुत भूख लगती है, तुम रोकी लौटी भी दे दो, मैं आज वो भी खा लूंगा, अच्छे बच्चे की तरह। सुधा ने रोते हुए दोनों को गले से लगा लिया। मेरे बच्चों, अपनी माँ को माफ कर दो। हे भगवान, तू तो अपने घर में बैठा है, फिर हमें क्यों बेघर कर दिया?
क्या तुझे हम गरीबों का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा? क्या हम गरीबों के भाग्य में ये ठंड का कहर काटना ही लिखा है? बच्चों का मुंह देखकर न जाने कहां से गरीब सुधा में हिम्मत आ गई और उसने आंसू पोंछकर कहा, बच्चों, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी, मैं अभी आती हूँ। वह लोगों का दरवाजा खटखटाकर उनसे आटा मांगने लगी, पर कुछ भी ना पाया। इतने बड़े बंगलों में रहने के बाद भी इन अमीरों के मन में हम गरीबों के लिए जरा भी दया नहीं। गरीब को दान करने के नाम पर इनका धन खाली हो जाता। ये तेरी रची कैसी दुनिया है विधाता? मेरा परिवार भूखा है और मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? कोई तो मदद भेज। तभी एक भिखारी जो कि मैले गंदे फटे कपड़ों में था, उसने अपनी पोटली से थोड़ा आटा उसे दिया। बहन, ये ले, ये आटा तुम रख लो। समझ लो अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद को भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। शुक्रिया अदा करना ही है तो उसका करो। वो सभी को रोटी देने वाला बैठा है। भिखारी की दिखाई दया के बाद सुधा को एहसास होता है कि इंसानियत अभी भी बाकी है। देखते देखते मौसम का रुख एकदम से बिगड़ जाता है और बड़ी बर्फबारी होने लगती है। ठंड भी कई गुना बढ़ जाती है। सुधा आटा लेकर जैसे ही आती है, पुलिस वाला सभी को लाठी से पीट रहा होता है। अरे साहब, इस वर्दी का जोर हम गरीबों को ही क्यों दिखाते हो तुम? शरीर में पाव भर मांस नहीं बचा, फिर भी जुबान चलाने से बाज नहीं आ रहे। क्यों बूढ़े, तू क्या और खर्चा पानी तुझे? अरे अपनी नहीं तो इस गर्भवती औरत का ख्याल कर, वरना सबके सबको जेल में डालकर महीने तक सलाऊंगा। माँ, बाबूजी, बच्चों, चलो यहाँ से। सभी की आंखों में आंसू थे। चलते चलते वह एक कचरे के पास रुकते हैं। माँ, भूख लगी है। हाँ मेरे बच्चों, देखो मैं आटा ले आई। मगर दीदी, खाना बनाएंगे कैसे? हमारे पास चूल्हा लकड़ी कुछ भी नहीं। ईंट का चूल्हा जोड़कर कहना। मगर इतने से आटे में क्या होगा? माँ जी, बापू जी, बच्चे सब कई दिनों से भूखे हैं, किसी का पेट नहीं भरेगा। तभी सुधा कचरे में साग उगा देखती है, जिससे वह साग की रोटी बनाती है और उस रोटी को खाकर सभी की आंख भर आती है। आज कितने दिन के बाद हम गरीबों के पेट में अन्न का दाना गया है। सभी ने आधा पेट खाकर गुजारा किया और अचानक तेज तूफान के साथ बहुत तेज बरसात होने लगी। इसी बीच गहना को दर्द भी उठ गया। आह, आह, माँ, सुधा दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। आह, आह। सुधा बहू, लगता है गहना को दर्द उठ गया है। बच्चा होने वाला है, इसे कुछ गर्म उड़ाना होगा, वरना ये ठंड इसकी जान ले लेगी। मगर माँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं ओढ़ने को। तभी मुनिया कचरे में फेंका बोरी देखकर उसे दौड़कर उठा लेती है। गहना बोरी ओढ़ लेती है और वहीं कचरे में कठिनाइयों के बीच वह एक बच्चे को जन्म भी देती है। आज ही बेटा हुआ है, मगर हम तो जैसे भी ठंड काट रहे थे, मगर इस मासूम को बचाने के लिए हमें झोपड़ी तैयार करनी होगी। माँ, तू चिंता मत कर, मैं बनाऊंगा झोपड़ी। सभी मिलजुल कर झोपड़ी तैयार करने में लग जाते हैं। कोई फूस लाता है तो कोई लकड़ियाँ। सभी के हाथ पांव सर्दी से सुन पड़ जाते, मगर उस मासूम का मुंह देखकर वो मेहनत करके आखिरकार झोपड़ी बना लेते हैं। माँ, बाबूजी, झोपड़ी बन गई, सभी झोपड़ी के अंदर चलो। अब जाकर थोड़ी राहत आई है, वरना बेघर होने के बाद ठंड ने तो जैसे जान ही ले ली थी। आखिर उस गरीब परिवार को रहने के लिए एक आसरा मिल जाता है, पर इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ देखा और सहा था। थोड़े दिन बाद गहना का पति परदेश में कमाकर लौट आता है, जिससे उन गरीब ससुराल वालों के सिर पर पक्की छत आ जाती है। बहुत तेज भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम दोनों यहीं पर चूल्हे के सामने बैठे रहो, ठंड बहुत हो रही है। मैं अभी तुम्हारे लिए चटनी पीस कर लाती हूँ। ममता सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, जिसके बाद वो चूल्हे के अंदर जलती हुई आग में रोटियां बनाना शुरू कर देती है। उसके पास उसके दोनों बच्चे बैठे होते हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, तभी जंगल से महेश लकड़ियां काट कर लाता है। ममता, ज्यादा लकड़ी नहीं मिली, और तुम्हें पता है ना कि कभी भी बरसात हो जाती है तो लकड़ी गीली हो जाती है। अरे सूखी लकड़ियां तो गांव वाले बहुत पहले ही ले गए। कोई बात नहीं जी, इन्हें यहीं पर चूल्हे के पास रख दो, यहाँ की गर्माहट से थोड़ी थोड़ी सूख जाएंगे। ममता चूल्हे पर रोटियां बनाने के बाद चटनी के साथ अपने पूरे परिवार को खाना देती है, जिसके बाद वो रात के समय अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर सोने लगते हैं। लेकिन छत से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आने लगती है और उन बेचारों के पास केवल एक ही चादर थी, जिसे उन्हें ओढ़कर सोना था। माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी छत से बर्फ की हवाएं घर के अंदर आ रही हैं। पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता है, वरना मैं छत की मरम्मत करवा देता। कोई नहीं जी,
आयशा को मैं अपने पास लेटा लेती हूँ और आप भोलू को अपने पास लेटा लीजिए। शरीर की गर्माहट से शायद उनकी थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। ममता के कहने पर महेश अपने बेटे भोलू को अपने पास लिटाता है और आयशा अपनी माँ ममता के पास लेट जाती है। उस एक चादर में पूरी रात उन्हें गुजारा करना पड़ता है। अगले दिन वो भट्टी पर काम करने पहुंच जाते हैं। भट्टी पर बहुत गर्मी होती है। सुबह से शाम तक आग जलती रहती है, जिसके कारण उन्हें ठंड महसूस नहीं होती और वो भूखे रहकर भी पूरे दिन काम करते हैं। शाम को वो पैसों की लाइन में लग जाते हैं। अच्छा हुआ शनिवार आ गया, जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले आएंगे। तभी पैसे देने वाला मुनीम वहां से उठकर जाने लगता है, जिसे जाता हुआ देखकर महेश उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, आगे के लोगों को तो तुमने पैसे दे दिए, लेकिन हमारे पैसे क्यों नहीं दिए? मालिक ने जितने पैसे बांटने के लिए दिए थे मैंने सारे बांट दिए हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कल अपने पैसे ले जाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी काम के लिए और पैसे के लिए इतवार के दिन भी आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके चलते मुनीम उन्हें और बाकी के एम्प्लॉइज को काम के लिए मना कर देता है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं क्यों हमारी किस्मत में इतना कुछ लिखा है, सिर्फ दुख के अलावा और कुछ मिला ही नहीं आज तक। ऐसा मत कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वो दोनों वापस घर लौट आते हैं। बारिश की वजह से कई दिन तक काम नहीं चलता और उन दोनों पति पत्नी को घर का गुजारा करने के लिए लोगों के घर मजदूरी करना पड़ता है। ममता, तुम्हें कितनी बार बोला है फर्श को ढंग से साफ किया कर। अरे मेरा चेहरा चमकता चाहिए, इस तरह साफ किया कर। ये देख कितने निशान बने हुए हैं फर्श पर। जी मालकिन, मैं कपड़े से साफ कर दूंगी। तभी ममता की मालकिन का पति अपने बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज के कपड़े, खिलौने और एक क्रिसमस ट्री लेकर आता है। अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। ये सेंटा क्लॉज के खिलौने और ये कपड़े तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ पिताजी, ये तो सचमुच बहुत प्यारे हैं। अरे वाह, इस बार तो बिना बोले ही आपने क्रिसमस का सारा सामान लाकर रख दिया। चलो अच्छी बात है, मैं भी क्रिसमस वाले दिन गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगी अपने दोनों प्यारे बच्चों को। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे हाथों का गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है। इतना प्यार, इतनी सारी खुशियां देखकर ममता अपने मन ही मन सोचती है, काश मैं भी अपने दोनों बच्चों के लिए क्रिसमस डे पर क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज के कपड़े और उनके लिए खिलौने लेकर आ पाती। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत खुश हो जाते। ममता ठंड में जैसे तैसे करके अपना सारा काम पूरा करती है और वापस अपने घर पहुंच जाती है। उस दिन उनके घर पर खाने का एक दाना तक नहीं होता। ऊपर से मौसम बिगड़ने की वजह से उनके घर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होती है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, हर गरीब इंसान बस एक ही बात सोचता है कि उसकी गरीबी कब मिटेगी। मैं भी बस यही सोच रही थी। सेंटा क्लॉज हर किसी की इच्छाओं को पूरा करते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं। काश सेंटा क्लॉज हमें भी कुछ दे दे, जिससे हम अपने बच्चों को कभी भूखा सुला ना पाए। तभी अचानक से उनके घर का दरवाजा बजता है। इतनी रात में हमारे घर के बाहर कौन आया होगा? वैसे बाहर से घोड़े की आवाज आ रही है और जैसे कोई घंटी बजा रहा हो। मेरे साथ बाहर चलिए जी, देखते हैं क्या है बाहर। जैसे ही ममता और महेश दोनों बाहर आते हैं, उनके सामने सेंटा क्लॉज की बग्गी और खुद सेंटा क्लॉज खड़ा होता है। Oh, jingle bell, jingle all the way. Oh, what a fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bell, jingle bell the bell. Oh, jingle bell, jingle all the way. Oh, what a fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bell the bell. ओहो, क्या सच में मैं एक सेंटा क्लॉज को देख रही हूँ? आज अपनी आंखों पर यकीन हुआ कि सेंटा क्लॉज भी होते हैं और लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सेंटा क्लॉज होते हैं और सभी बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन वो आप जैसे गरीबों की भी मदद करते हैं। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? भगवान ने हमें जो 2 हाथ पैर दिए हैं, हम उनका इस्तेमाल करके कमा सकते हैं। हाँ सेंटा क्लॉज, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। हमने आपको देख लिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। तुम तो बहुत खुददार इंसान हो। चलो, इसी बात पर तुम मेरी मदद करो। दरअसल अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे गांव भर में ये सारे तोहफे बांटने हैं, तो तुम मेरे साथ आ जाओ और ये तोहफे बांटने में मेरी मदद करो। सेंटा क्लॉज की बात मानकर ममता और महेश दोनों उसकी बग्गी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो पूरे गांव में यहाँ से वहाँ घूमते हैं और हर एक घर के बाहर बच्चों के लिए तोहफे रखते हैं। देखते ही देखते वो सेंटा क्लॉज के सारे तोहफे सभी घरों के बाहर पहुंचा देते हैं। आखिर में सेंटा उन्हें वापस उनके घर के बाहर ले जाता है, जहां सेंटा के पास एक आखिरी तोहफा होता है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास बस एक आखिरी तोहफा है। ये एक घंटी है। जब भी तुम इसे बजाओगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारी इच्छा अनुसार खाना प्रकट हो जाएगा।
लेकिन हम आपसे ये तोहफा नहीं ले सकते। ये तुम्हारा हक है, तुमने मेरी इतनी मदद जो की है। चलो अब इसे संभाल कर रख लो और मैं चलता हूँ। टाटा बाय बाय, अगले साल फिर आएगा सेंटा क्लॉज। सेंटा ऐसा कहने के बाद वहां से चला जाता है, जिसके बाद महेश और ममता दोनों उस घंटी को लेकर घर के अंदर आते हैं। सबसे पहले महेश उस घंटी को देखता है और उसके बाद उसे बजा देता है। तभी उसकी इच्छा अनुसार वहां पर शाही पनीर की सब्जी, मलाई कोफ्ते, तंदूरी रोटी और रायता प्रकट हो जाता है। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस घंटी को बजाते ही जो इच्छा अनुसार खाना है वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। लाओ जरा इस घंटी को मैं भी बजाकर देखती हूँ। ममता ऐसा कहने के बाद उस घंटी को बजाती है, जिसके बाद वहां उसकी इच्छा अनुसार गाजर का हलवा और कई सारी चीज प्रकट होती है। मैं भी अभी यही सोच रही थी कि अपने बच्चों को गाजर का हलवा कैसे खिलाऊंगी, और देखो अब मेरे सामने गाजर का हलवा है। ममता और महेश दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो घंटी बजाकर अपने दोनों बच्चों की इच्छा अनुसार उनका खाना भी प्रकट कर देते हैं, जिसके बाद वो उस रात पेट भर कर खाना खाते हैं। अगले दिन वो उस घंटी के चलते अपने ही गांव में एक छोटा सा खाने का ठेला लगा लेते हैं, जिसके चलते वो लोगों की इच्छा अनुसार उस घंटी से जादुई खाना प्रकट करते हैं और लोगों से एक बार का 100 रुपए लेते हैं। जरा देखो ममता, पूरे दिन इस ठेले पर खाना बेचने से हमें कितने सारे पैसों का मुनाफा हुआ है। इतने सारे पैसे तो मैंने कभी भी नहीं देखे होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए अब घर चलते हैं, लेकिन चलने से पहले घर के लिए गर्म रजाई भी लेते हुए चलेंगे। अब महेश और ममता दोनों के पास जादुई घंटी थी, जिससे वो जादुई खाना प्रकट कर लेते हैं और इसी के चलते हुए अपनी दुकान चलाते रहते हैं। अब उनके पास ना तो पैसों की कमी थी और ना ही खाने की। जब जब उन्हें कुछ भी खाने का मन होता तो वो उस घंटी को पकड़ कर बजा देते हैं। देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत अच्छे लेवल में चलने लगती है और वो दोनों अच्छा खासा कमाने लगते हैं। इसी के चलते उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।